गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर और उसके बाद मेजरली जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस हैं और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस सर्कुलर्स जो है वो असेसिंग ऑफिसर्स के लिए इशू करी है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किए थे जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अब कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आप किसी भी लिमिट के अंदर उसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी स्क्रूटनी जो है वो करी जाएगी। अब उसमें से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस थे, जैसे आप मेडिकल का बिल वो आप पेमेंट करते हैं, आप अगर मेडिकल के अंदर एडमिशन कराने जाते हैं उसका पेमेंट कर रहे हैं, होटल्स के अंदर आप पेमेंट करते हैं, ब्रांडेड स्टोर्स के अंदर आप पेमेंट करते हैं, क्लिनिक्स के अंदर आप पेमेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स में पेमेंट। तो बहुत सारे जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। और बेसिकली ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर रिपोर्टिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो अब जब यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो यहाँ अब हुआ क्या है, जो भी ये कैश ट्रांजैक्शंस है ये अब प्रॉपर ऑफिसर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन स्क्रूटनी करेंगे। और यहाँ पर क्या लिमिट होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा जब आपके पास स्क्रूटनी का इंफॉर्मेशन आएगा। तो इस स्क्रूटनी के अंदर जो प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो स्क्रूटनी है, भले ही आपने 1 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख कितने का भी अमाउंट कैश के अंदर डील किया हो, आप किस तरीके से वो पूरा का पूरा कैश ट्रेल जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक फॉर्मुलेशन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो जो ट्रांजैक्शंस है जिनकी स्क्रूटनी करी जानी है उसमें आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें ताकि आपके ऊपर अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट का कोई भी एलिगेशन जो है वो ना लगे और आपके ऊपर पेनल्टी टैक्स इंटरेस्ट वगैरह की कोई भी समस्या ना आए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आप समझिएगा। अभी तक जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने बोला वहां तो कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उसके साथ साथ जो आप कैश डिपॉजिट करते हैं अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का, तो वो तो रिपोर्टिंग हो रही है। उसकी तो रिपोर्टिंग है, वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो तो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट ही कर रहे हैं। तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शंस भी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया है तो वहां तो होनी होनी है स्क्रूटनी। जहां रिपोर्टिंग नहीं होनी है वहां पर कोई लिमिट भी प्रेस्क्राइब नहीं की है। उसके अंदर जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई कैश ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं तो वो भी रिपोर्टिंग में जानी है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं रिपोर्टिंग में जानी है। अगर ये ट्रांजैक्शन हैं तो यहाँ तो रिकॉर्ड्स आपके ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैं। अगर आप स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को, जो रिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते समय ध्यान रखना है कि क्या कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड है। उसके आधार पर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम का डिक्लेरेशन करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पर स्क्रूटनी अगर करी जाती है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपसे जब डेटा रिक्वायर किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लेट सपोज आपने कोई कैश रिसीव किया है। अब आपने जो कैश रिसीव किया है वो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैन अवेलेबल है, आइडेंटिफाइड पर्सन अगर है वो, तो प्रॉपर ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, आपसे जो डेटा मांगना है मांगेंगे, लेकिन जो आपको कैश देने वाला पर्सन है उसका चूंकि पैन है, वो आइडेंटिफाइबल पर्सन है, तो उस कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से पेमेंट करने वाले का रिक्वायरमेंट जो है वो भी निकलवाया जा सकता है। और उसके बेसिस पे फिर चेक किया जाएगा कि आपने जो कैश रिसीप्ट दिखला रखी है वो आपके मैचिंग हो रही है या नहीं, वो एट पार है या फिर नहीं है। ये तो हो जाएगा अगर आइडेंटिफाइड है मामला। अगर अनआइडेंटिफाइड मामला है तब क्या होगा, यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनका पैन अवेलेबल नहीं है और उन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस करा है, तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको अपना नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तैयारी करनी है। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं,
आप दुकानदार हैं, आप दिन का कैश सेल कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं। आप मान लेते हैं कैश सेल कर रहे हैं और जिसे कैश सेल कर रहे हैं उसका कोई पैन नंबर आपके पास नहीं है, अनआइडेंटिफाइड पर्सन है, तो आप उससे पैन लेंगे ऐसा जरूरी तो है नहीं, आप उस पैन के दायरे में नहीं आ रहे मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, एज अ रिसिपिएंट, एज अ कैश रिसीवर रिसीवर, क्योंकि आप कैश में डील कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्स समरी, आपको अपनी स्टॉक के रजिस्टर्स, स्टॉक की समरी जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करनी है। मान लीजिए साल भर में आपने कैश ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज किया है 20 लाख रुपए का, तो आपका जो सेल्स है वो 20 लाख के आसपास होना चाहिए। सर वो जो 20 लाख रुपए है वो मेरे अर्लियर डेटर्स का भी उसमें जमा हुआ है, कुछ मेरे कुछ अर्लियर बैंक में पैसा था या कैश विड्रॉ किया था या कैश सेविंग्स में है, तो वो पैसा भी जमा किया। तो आपको उसका प्रॉपर ब्रेकअप रखना है। बेसिकली आपको अपना कैश बुक बिल्कुल सर्टिफाइड रखना है कि आपने जो भी कैश जमा किया है बैंक के अंदर उसका सोर्स क्या है। हो सकता है वो सेल्स के आया हो, तो आपके पास सेल्स के इनवॉइसेस होने चाहिए, जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अब वो कैश आपने डिपॉजिट किया है और ये डिपॉजिट करने का जो सोर्स है वो आपकी पर्सनल सेविंग्स है, तो आपकी सेविंग्स में मतलब आपके बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में उतना कैश आना चाहिए, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कैश इन हैंड, तो उससे आपको मिलान करवा करके रखना है। यहां पर आपको इन चीजों को देखना ही पड़ेगा, नहीं तो जब कैश ट्रांजैक्शंस की जो अब स्क्रूटनी होगी जिसपे कोई लिमिट भी नहीं है, जो अभी चीजें आ रही है उसके अंदर ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये भी हो सकता है आपने कुछ कैश रिसीट करी हो, कोई एग्जम्प्ट इनकम हो आपकी जिससे आपको कैश में मिल रहा है, तो उसको आप एग्जम्प्ट इनकम भले ही आपकी है लेकिन आईटीआर में इसे डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, ताकि आप ये प्रूव कर पाए जो हमने कैश जमा किया है वो एट पार है विद द इनकम टैक्स रिटर्न, और उसमें जो इनकम डिक्लेयर्ड है उसके साथ वो चीजें मैच हो रही है। तो ये 4-5 गाइडलाइंस जो कि स्क्रूटनी के लिए आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपके कैश ट्रांजैक्शंस का जो जेन्युइन क्या कहते हैं एक केस बनता है उसको सर्टिफाई करने के लिए आपको जरूरी पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैश बुक आपको बनाना है, कैश रिसीट कैश पेमेंट का पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए कि ये कैश आया कहां से, इसका सोर्स क्या है, पर्सनल सेविंग्स, पिछले बैलेंस शीट से, डेटर्स है, करंट सेल्स है, सारा आपको डेटा जो है वो मेंटेन करना है ताकि इसको उठने के समय कोई भी दिक्कत नहीं आए। ऐसे ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जो अब रिसेंट चेंजेस आने जा रहे हैं उसको हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकते हैं। आप हमारा चैनल इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।